हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल एसी क्या होता है। ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। हमने पढ़ लिया था कैपेसिटर और साथ में मैग्नेट भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम एसी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। ठीक है। एसी के बाद हम आगे जो फंडामेंटल के हम बेसिक के हैं वो हो जाएंगे। जितने चैप्टर थे मेन मेन ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ। मैंने मशीन के लेक्चर भी ले चुका हूँ। जैसे डीसी जनरेटर और मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर को हो गया। 3 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, रिवाइज करवा दिया हूँ आप लोग को। आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और कुछ चैप्टरों के मैंने क्या करा हूँ, किसके ऑब्जेक्टिव के थ्रू करवा चुका हूँ, तो उसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें एसी क्या होता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसी का फुल फॉर्म पूछेगा, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें समय के साथ मान और दिशा दोनों बदल जाते हैं। जैसे कि एक ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा पास इसका मान है और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, मान और डायरेक्शन दोनों ये बढ़ चेंज हो रही है। इसी को हम एसी बोलते हैं। और डीसी के केस में ऐसा होता है, ये डीसी में तो ये समय का है, तो ये इस तरह से चलेगा। ठीक है। टाइम के अनुसार उसकी वैल्यू और उसकी दिशा भी सेम रहेगी। ठीक है। अब जैसे कि ये घड़ी की दिशा के हम देखेंगे इसमें कि यार 12 बजे है और 1 बजे, इस दोनों के बीच में एंगल चेंज हुआ तो 30 एंगल रहा। मतलब क्लॉक वाइज में 30 बढ़ गई है ना। तो ये भी एक क्लॉकवाइज में ही बढ़ रही है। ये 30 डिग्री तक आगे बढ़ जाएगी। ऐसे ही 2 पे आएगा तो ये 60 डिग्री बढ़ेगी। इधर आएगी तो ये 90 डिग्री बढ़ जाएगी। यहाँ पे जब होगा 3 पे तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करती है। इसको अब हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट इनके पॉइंट्स को देखेंगे। एडवांटेज ऑफ एसी। एसी के क्या क्या लाभ है। एसी की अगर हम बात करें लाभ की, भाई हम एसी का यूज क्यों कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। इट इज जनरेटेड एट हाई वोल्टेज लेवल। मतलब हम एसी के द्वारा मतलब हाई वैल्यू करंट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि 11 केवी हो गया, 66 केवी हो गया। इनको हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में हम मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, 11 केवी के हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और डीसी में बात करेंगे तो 650 वोल्ट तक हम इसको जनरेट करते हैं। इसका मेन रीजन ये है, कम्यूटेटर के कारण इसको हम ज्यादा बहुत बड़ा हमें जनरेटर बनाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या डीसी को हम ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जनरेट करते हैं एसी में, और डिस्ट्रीब्यूशन भी एसी में करते हैं। बस ट्रांसमिशन हम करते हैं, ज्यादा लंबी लाइन रहती है उसको हम करते हैं डीसी में। ठीक है। जो कि मैं ट्रांसमिशन लाइन में जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें थ्योरी भी पढ़ा दिया हूँ। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन का जो है पार्ट उसमें मैंने कंप्लीट करवाया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। इट इज इजिली स्टेप डाउन एंड स्टेप अप वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। किसके द्वारा हम इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से हम इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। एसी मोटर सामान्य रेटिंग के लिए डीसी मोटर से हल्के तथा सस्ते होते हैं। एसी मोटर किसी सामान्य रेटिंग के लिए डीसी मोटर से हल्के तथा सस्ते होते हैं। ये कैसे हल्के रहेंगे और सस्ते होते हैं। ज्यादातर लोड एसी ही होते हैं। ज्यादातर लोड कैसे होते हैं, एसी में होते हैं। ठीक है। यहाँ पर किसी तरह के कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर एसी रहेगा हमारा। लोड भी और जनरेशन भी तो हमें ज्यादा कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। एसी जनरेटर को ज्यादा रेटिंग का बनाया जा सकता है। ठीक है। कितना एसी जो जनरेटर रहता है उसको हम ज्यादा रेटिंग का बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हम डीसी को कम रेटिंग तक जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, ये हमारे पास एक साइकिल है जो इस तरह से चलेगा। तो इस टाइम पे इतना वोल्टेज उत्पन्न करेगा V1, और इस टाइम पे V2 इतना उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो ये अलग अलग पीक वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। इसको हम पीक वैल्यू बोलेंगे। यहाँ से जो है ये पीक वैल्यू, अगर इसको और इसको मिला दिया हमने यहाँ पे तो ये वाला लाइन, तो ये पीक टू पीक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। डबल पीक वैल्यू में आ जाएगा। ओमेगा ओमेगा टी क्या है, ये ओमेगा टी एक एंगल है। क्या है, एंगल रहेगा
और ये टाइम टी से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं टाइम को। और कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकेंड रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मैं अगर आगे रहेगी डेफिनेशन तो हम उसको समझेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में इसको समझाना चाहूंगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू वह वैल्यू रहता है जो किसी भी समय पे, यहाँ तो इस पे हम जाके ले लिया तो ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। किसी भी समय पे हमने जिस समय मेजर करा तो वो कौन सी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहता है। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू बोलेंगे हम, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू जो कि इधर पॉजिटिव साइड में और ये नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ठीक है। फेज डिफरेंस हम एंगल में रहता है, फेज डिफरेंस को भी हम आगे देखते हैं कि किस तरह से फेज डिफरेंस रहेगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू होता क्या है, पीक वैल्यू जिसे पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहता है, एक उच्चतम मान रहता है, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। पीक टू पीक वैल्यू, अगर मैं पीक टू पीक वैल्यू बात करता हूँ, सॉरी, पीक टू पीक वैल्यू क्या रहता है, नेगेटिव और का जो मैक्सिमम वैल्यू है और पॉजिटिव का जो मैक्सिमम वैल्यू है, उन दोनों के बीच में जो रहेगा उसको पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे। कौन सा, पीक टू पीक वैल्यू बोला जाता है इसको। ठीक है। पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मैंने आपको बोला कि ऐसी क्वांटिटी का वो हम समय के साथ साथ मतलब बदलता रहता है। किसी भी समय पर क्वांटिटी का मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू में रहेगा, कि जिस समय हम देख रहे हैं उसी समय जो देख रहे हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। टाइम पीरियड क्या रहेगा, अगर हम टाइम की बात करें जिसको आवर्तकाल बोलते हैं, इट इज टाइम टेकन, क्या है, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय आवर्त काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवर्त काल कहलाता है ये। और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूंगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता, तो फ्रीक्वेंसी वह कहलाएगी यह एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इट इज ए नंबर ऑफ साइकिल विच इज कंप्लीटेड इन वन सेकेंड। ठीक है। क्या है, एक सेकंड में पूरा किए गए जितने साइकिल रहेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसकी यूनिट रहती है, हर्ट्ज रहती है। ठीक है, क्या रहती है, हर्ट्ज रहेगी। और टाइम का ये ऑपोजिट रहेगा, वन अपॉन एफ इसको बोलेंगे। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज। ठीक है। अब ओमेगा होता है, उसका मान रहता है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। इसकी रेडियन पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम फेज डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। फेज डिफरेंस ये क्या रहता है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम फेज डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये जारी है वोल्टेज, वोल्टेज का हमने ये बना लिया। ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ 0 पॉइंट से। ठीक है। और ये मैक्सिमम 90 पे, ठीक है, यहाँ पे गया। अब यहाँ पर ये वोल्टेज के बीच में देख रहे हैं, वोल्टेज का ही है, और ये -30, मतलब यहाँ ना होकर इतना जो गैप छुटा है ये 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का, तो ये हमारे पास रहेगा 30 डिग्री, ये पीछे चल रहा है। ठीक है। तो हमने क्या रखा, ये वाला वोल्टेज हमारे पास क्या है, 0 डिग्री पे ही चल रहा है यहाँ पे। और ये वाला जो 2 रहेगा वो 30 डिग्री पीछे चलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के बीच में जो फेज अंतर रहता है इसी को हम बोलेंगे फेज। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि भाई ये वाला हमारे पास देखो, Ωt+13, ठीक है, sin5 Vm sin का ये। ठीक है। तो ये क्या है, 30 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 30 डिग्री पहले स्टार्ट हो गया, ये वाला इतना 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, कितना है, 30 डिग्री ये रहेगा। तो इसको आप देख सकते हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी आगे चलती है, और जो भी क्वांटिटी आगे चलेगी उससे हम लीडिंग क्वांटिटी कहलाते हैं, एंटी क्लॉक में है नहीं, जो आगे चलेगी। और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी पीछे रहती है उसे हम लेगिंग कहेंगे।
ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज आगे चल रहा है। ठीक। तो ये हमारे पास लीड कर रही है। क्या कर रही है? ये लीड कर रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री, ये लीड करी। अब ये देखते हैं हम, यहाँ पे भी इसमें दिया है। तो ये क्या है? लीडिंग 40 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो क्वांटिटी पीछे चलती है, जो क्वांटिटी पीछे चलती है, वह लीडिंग क्वांटिटी कहलाएगी। या फिर एंटी क्लॉकवाइज में जो आगे चल रही है, उसको हम लीडिंग क्वांटिटी कह रहे हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान देना आप। ज्यादा कुछ है नहीं। फेज डिफरेंस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों के बीच में अंतर है, उसी को हम फेज डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है। आप इसको आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया एक यहाँ पे। ये क्या है? 30 डिग्री पीछे चल रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री ये पीछे। ठीक। 30 डिग्री यहाँ से ये पीछे हुआ। उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री आगे, तो ये वाला हमारे पास है 30 डिग्री आगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 30 और 30 चार कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा ये। ठीक है। करंट लीड्स कितने डिग्री? ये वाला करंट हमारा लीड कर रहा है, ये वोल्टेज है। ठीक है। ये लीड कर रहा है कितने? 60 डिग्री लीड कर रहा है आगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम वेव साइन थीटा 30। तो इसको हम साइन को लिख सकते हैं, ओमेगा टी में है। तो ये लिखा हमने 90 - 30 तो 60। ठीक है। वोल्टेज में है ये। और ये वाला कोस में था। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको इसमें कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास ओमेगा 30। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये को रेफरेंस माना। ठीक है। अब रेफरेंस मानने के बाद हमारे पास ये एक, तो वोल्टेज हमारे पास 30 डिग्री यहाँ से है। ठीक। उसके बाद देखो, यहाँ से 60 डिग्री पे, तो ये हाथ से 60 डिग्री ये हमारे पास रहेगा। तो दोनों के बीच में हम देखेंगे तो पहले 60 डिग्री करंट जा रही आगे। ठीक है। तो -30। तो ये हमारे पास 30 डिग्री लीडिंग कर रहा है। ठीक है। कितना डिग्री? 30 डिग्री ये लीडिंग कर रहा है। ठीक है। पावर फैक्टर अगर हम बात करते हैं, पावर फैक्टर होता क्या है? तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन बनता है, उसी को हम पावर बोलेंगे। जैसे कि ये वोल्टेज है और ये करंट है। ठीक है। दोनों के बीच में क्या है? जो एंगल बन रहा है, और उसी को कोसाइन हम बोलते हैं। कोस साइन, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। पीएफ भी बोलेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें। लीडिंग पावर फैक्टर इस कंडीशन में, क्योंकि ये करंट आगे जा रही है तो लीडिंग कर रहा है करंट, तो इसे लीडिंग पावर फैक्टर बोलेंगे। वोल्टेज से करंट पीछे है तो इसको लेगिंग बोलेंगे। इसको ध्यान देना। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट आगे हो जाते हैं तो लीडिंग कहलाता है, और करंट पीछे रहती है तो वो क्या रहेगी? लेगिंग कहलाएगी। अब हम और एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। एवरेज वैल्यू। ठीक है। एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, औसत मान, तो एसी में उपस्थित डीसी वैल्यू को एवरेज वैल्यू कहते हैं। कैसा है? एसी के अंदर जितनी उपस्थित है डीसी की वैल्यू, उसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज वैल्यू कहेंगे। इट इज contact of DC present in DC present in AC। ठीक है। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू बराबर, एवरेज वैल्यू बराबर एरिया अंडर वन साइकिल। एक साइकिल का जो एरिया रहेगा, एरिया अंडर वन साइकिल, वन साइकिल बटे टाइम पीरियड, टाइम। ठीक है। एक साइकिल का क्षेत्रफल जितना है, उसका हम लेंगे यहाँ पे ऊपर, और अवरोधक का नीचे से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है। एवरेज वैल्यू किससे मेजर करते हैं? तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे एवरेज वैल्यू करते हैं। और मूविंग आयरन रहता है, वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ, इसके भी कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इसमें। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर ये एरिया है हमारे पास एक साइकिल का, इसका निकाल लेंगे हम। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? ये हमारे पास लंबाई इधर, और इधर हमारे पास ये चौड़ाई में। तो वी एम टी दोनों का गुना करेंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है। आवृत्त काल तो हमारा टी है, तो टी से टी ये कटेगा ये, तो ये हमारे पास वी एम आ जाएगा। ठीक है। एवरेज ये हमारे पास वी एम आ गया। अब स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें कि भाई ये और ये दोनों सेम रहेगा तो वी स्क्वायर में आएगा, तो भी ये हमारे पास एक बार कटेगा, तो वी एम आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 × T × वी एम। ठीक है। क्योंकि ये हाफ है, तो ये टाइम का गुना करा और वीएम का गुना करा,
तो ये हमारे पास हाफ हो जाएगा एरिया। ठीक है, एरिया ये हमारे पास हाफ हुआ, तब इसको हम लिख सकते हैं टू बी, हाफ। ठीक है, और इसी के अंदर भी, हाँ, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये है, इसको भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसका टाइम पीरियड देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, ये यहाँ तक ही मिल रहा है इसका, लेकिन ये बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर आगे। आप देख सकते हैं इसको, वी एम बाई टी, और बटे टी, तो टी टी सी कर दिया, तो वी एम बटे टू हमारे पास आएगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू। आप उसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं आप, तो ये क्या है, पूरी तरह से आधा है। ठीक है, ट्रेंगुलर बन रहा है, तो 1/2 करेंगे हम। इसकी क्या है, 1/2 करा अपन ने, और करंट कैसी आधी रहेगी इसमें। ठीक है, इंटू वी एम, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई टोटल वी बटे टू वी एम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, ये अलग निकला है। ठीक है, करंट के लिए और ये वोल्टेज के लिए। ठीक है, इसका आप कर सकते हैं ज्यादा कुछ। अगर इस तरह से न्यूमेरिकल आता है ये वाला, तो देखो यहाँ पे 10 है वीएम का मान, और ये 20, तो दोनों का एवरेज दो गुणित करा अपन ने, 20/20 करा, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो ये 10 हमारे पास आ गया। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल सप्लाई। अब एवरेज वैल्यू मतलब साइनसोइडल सप्लाई में हम देखेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसा होता है। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू इसको में 0 आएगा। ठीक है, इसलिए इसका हाफ साइकिल लेंगे, यहाँ तक लेंगे हम इसको, यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास एक डेरिवेशन बनेगा, वी एम 1/5 साइन ओमेगा टी, ये वाला। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्यूशन करते तो ये हमारे पास आएगा एवरेज बटे टू वी एम बटे पाई। ठीक है, टू वी एम बटे पाई, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट में, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट के लिए, तो यहाँ तक रह गए देखो, ये हाफ वेव के लिए, तो ये हमारे पास रहेगा वी एम बटे पाई, वी एम बटे पाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कैसा आया, वी एम इंटू करा हमने, और पाई एरिया। ठीक है, और टाइम पीरियड 2 है, तो ये हमारे पास एक 2 है, तो हमारे पास एक से एक कट जाएगा, तो वी एम बटे पाई बचेगा हमारे पास, 2 पाई था तो। ठीक है, एवरेज वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 वी एम बटे पाई वोल्ट। ठीक है, वीएम बटे बाई 2 वोल्ट, ये आ जाएगा। आरएमएस वैल्यू की अगर बात करते हैं हम, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू, इट इज डेट वैल्यू ऑफ एसी स्विच डू द अमाउंट ऑफ वर्क इन सम टाइम व्हेन डीसी अप्लाइड टू द नेटवर्क। क्या बोला है, एक यह एसी का वो मान है जो समान समय में समान कार्य करे, और जब नेटवर्क डीसी में लगाते हैं तो। ठीक है, एसी का कौन सा मान रहेगा, जो कि डीसी एसी में लगाएंगे तो डीसी के बराबर जो काम करेगा वो। ठीक है, जैसे हमने इस पर एसी का 500 वाट दिया, इसमें भी 500 वाट दिया, 1 घंटे में ये और 1 घंटे में ये। तो यहाँ पर वोल्टेज आया 250 वोल्टेज आरएमएस आने पर ये हमें वोल्टेज मिला है भाई, एक 205 डीसी के बराबर मिला। तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, इसका आरएमएस वैल्यू ये हमारे पास है, इतने हमने वोल्टेज दी, तो ये आरएमएस वैल्यू इतना हमारे पास आया उसको। ठीक है, एसी 50 वाट 10 सेकेंड के लिए, 50 वाट डीसी 10 सेकेंड के लिए, 5 एम्पियर करंट गया, और यहाँ पे 2 एम्पियर करंट गया, अब इसका आरएमएस वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, एवरेज एम आई, मूविंग आयरन से आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं ना, और पीएमएमसी के द्वारा एवरेज वैल्यू हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना कि हम किससे किसको मेजर कर रहे हैं, ये आपको पूछेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि रेक्टेंगल पल्स और स्क्वायर पल्स के लिए। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पल्स हमारे पास ये देखो, यहाँ पर ये हमारे पास रहेगा, इसका भी एक डेरिवेशन है, लेकिन मैं डेरिवेशन को ज्यादा नहीं, आप इसको देख सकते, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, और इसको देख
आप याद रखें, आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो वी एम आ जाएगा। ठीक है, इसका भी निकालोगे तब इसका भी 5 और टी, तो इसका 5 आएगा। ठीक है, 5 आरएमएस वैल्यू। और इसमें अगर निकालते आप 5 और 25 टाइम इसमें दिया है, तो ये हमारे पास 25 का 25। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास। आगे बढ़ूंगा मैं, इसको भी आप निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है, इजिली कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल सप्लाई, साइनसोइडल सप्लाई की आरएमएस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो Vm बटे अंडर रूट टू रहेंगे। ठीक है, ये फुल वेव के लिए है। अगर हाफ वेव की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर रहेगी आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव के लिए, तो Vm बाई टू रहेगा। ठीक है, और एवरेज वैल्यू क्या रहता है, Vm बाय पाई रहता है। ठीक है, और इसमें एवरेज वैल्यू कैसा रहेगा, एवरेज बराबर इसमें रहेगा 2 Vm बटे पाई रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा वी एम बटे अंडर रूट टू। ठीक है, वी एम बटे अंडर रूट टू आरएमएस वैल्यू ये हमारे पास है, और एवरेज वैल्यू ये हमारे पास है। ठीक है, आरएमएस ऑफ फुल वेव के लिए। अब बात करेंगे हम फॉर्म फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्या है फॉर्म फैक्टर, क्या रहेगा, इट इज अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। क्या है, आरएमएस मान तथा औसत मान का रेशियो होता है, रेशियो। ठीक है, आरएमएस बटे एवरेज वैल्यू का जो रेशियो रहेगा। ठीक है, पीक फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, पीक फैक्टर क्या रहेगा, पीक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो होगा। ठीक है, कैसा रहेगा, पीक फैक्टर, पीक वैल्यू की बात करते हैं हम, तो पीक फैक्टर पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का मान रहेगा। ठीक है, पीक फैक्टर किसका है, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो रहेगा। तो इसको आप याद रखने का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत एक टेबल है, इसको भी आप रखें। साइनसोइडल वेव की बात करेंगे, साइनसोइडल वेव हम वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म आ गए साइनसोइडल, इस तरह से बनते हैं। और अगर आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, हाँ, तो आरएमएस की बात करेंगे, वीएम बटे अंडर रूट टू रहेगा, और इसको पॉइंट में तो 0.707 वीएम आएगा। ठीक है, उसी प्रकार एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो 2 Vm बाई पाई बटे 0.3636 Vm आएगा, 0.63 ये आएगा। और इसकी अगर हम बात करेंगे भाई कि आर फॉर्म फैक्टर की, तो 1.11 आएगा। और एवरेज वैल्यू पीक फैक्टर की बात करेंगे 1.4, क्या रहा, 1.414 आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, तो ये आपको बन जाएगा। ये हाफ वेव की बात करें तो हाफ वेव में अलग रहता है, जैसे कि यहाँ तक एक साइकिल आई, उसके बाद ये खत्म हुई और दूसरी साइकिल यहाँ पे आएगी। और इसमें क्या चेंजेस रहेगा, हाफ वेव में 1.5 Vm आएगा आरएमएस वैल्यू की, और Vm अगर हम बात करेंगे Vm बटे टू हो जाएगा ये। ठीक है, और ये नेक्स्ट ये रहेगा हमारे पास Vm बटे पाई होगा। ठीक है, 0.318, एंड ये हमारे पास रहेगा 1.57, क्या है, 1.57, ये हमारे पास फॉर्म फैक्टर रहेगा। ठीक है, क्या है, फॉर्म फैक्टर रहेगा, और पीक फैक्टर की बात करें तो टू इसका मान रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये फुल वेव रेक्टेंगल के लिए रहेगा, ये इसका एक बार आप पुश करके इसको पूरा देख लें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा कि रेजिस्टेंस, रजिस्टर एसी सर्किट में, रजिस्टर एसी सर्किट में इसमें हम देखेंगे, ये रजिस्टर है, यहाँ पे करंट हमने सप्लाई दिया। ठीक है, वोल्टेज ये सप्लाई दिया, तो ये करंट यहाँ पे होकर जाएगी। ठीक है, तो रजिस्टेंस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में मतलब जाएगा एक ही, तो इसके बीच में फेज जो डिफरेंस रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, पावर फैक्टर मतलब कॉस
फाई का मान 0 रहेगा तो इसका मान हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा। ठीक है। साइनसोइडल ये वोल्टेज और करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई बराबर वी ओपन आर करेंगे। और वी ओपन में क्या रहेगा, वी एम रहेगा और आर रहेगा साइन ओमेगा टी। और ये तो यूनिटी है तो इसका कोई वो नहीं रहा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्टिव पावर। अगर हम निकालेंगे एक्टिव पावर तो वी एम कॉस फाइव आएगा। और ये क्या आरएमएस वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। एपरेंट पावर की अगर हम बात करेंगे, एपरेंट पावर वी आई, वी आई आरएमएस वैल्यू। ठीक है। वी आई आरएमएस वैल्यू वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। और वोल्ट एम्पियर रेक्टिव रहेगा। ठीक है। रेक्टिव पावर की अगर हम बात करेंगे, रेक्टिव पावर तो वी आई साइन थीटा। ठीक है। आरएमएस वैल्यू का अरे ये रहेगा। और पावर ट्रेंगल, पावर ट्रेंगल एक्टिव पावर ये रहेगा हमारे पास। ठीक है। और ये हमारे पास रेक्टिव पावर रहेगा। रेक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अपरेंट पावर। ठीक है। इसका यूनिट वाट होती है और इसकी वोल्ट एम्पियर आवर हो गया, वोल्ट एम्पियर रेक्टिव। ठीक है। और ये अपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर में आएगी। पावर फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास, एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर रहेगा। ठीक है। कौन सा, ये हमारे पास आर बटे जेड भी होगा पावर फैक्टर। ठीक है। इसको ध्यान रखना है हमें। अब ये हमें ध्यान दे देना है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे हम पावर और समय के साथ साथ ये क्या रहेगा, बदलता जाएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग रहेगा, कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पावर की। और एक डायग्राम बना है जिसको हम इसमें देख सकते हैं कि क्या है पावर। ठीक है। इसमें तीन प्रकार का पावर है, एक्टिव पावर, अपरेंट पावर और रेक्टिव पावर। ठीक है। इन तीनों पावर को आप ध्यान रखना कि कौन सा जो एक्टिव पावर रहता है, जितना हम खर्च कर रहे हैं वो एक्टिव पावर में आएगा। ठीक है। और जो रेक्टिव पावर रहता है जो अन जो बिना यूज करे, जैसे इंडक्टेंस के कारण जैसे ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें भी इंडक्टेंस से कुछ ना कुछ रहेगा, उसके कारण से वो पावर लॉस होगा। उस देखो यूज कर रहा वो और लॉस हो रहा, दोनों को मिलाना पड़ेगा हमें। तो उसी को ऑपरेंट पावर बोलते हैं, जब दोनों को हम मिला लेते हैं उसको तो। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इंडक्टेंस सर्किट, इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो ये हमारे पास इंडक्टेंस है। ठीक है। और वोल्टेज को सप्लाई दिया हमने, इंडक्टर यह अपने एक्रॉस में करंट के बदलाव का विरोध करेगा। किसके, करंट के परिवर्तन का यह विरोध करता है। ठीक है। करंट के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है। वी एम एल डी आई एन डी टी। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये हमारे पास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है। डीवीडीटी दोनों और टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, टी के किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष इसका हम समाकलन कर रहे हैं इसका। ठीक है। अब एक्स, इसमें कुछ कुछ पॉइंट में आपको बताता जाता, एक्स एल जो होता है, जो इंडक्टेंस के कारण कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है उसको हम ओ ओमेगा एल लिख सकते हैं, या 2 पाई एफ एल भी हम इसको लिखेंगे। ठीक है। तो इसको ध्यान देना है हमें। इट इज that part of in inductance which offers the flow of current। किसके, चेंज होने का परिवर्तन का विरोध कर रहा करंट के। इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट में फ्लो का विरोध करता है। देखो आई, अगर हम करंट निकाल रहे हैं तो इसमें यह हो जाएगा हमारे पास वी एम बटे एक्स एल। ठीक है। तो ये इसको भी ध्यान रखना है हमें। इसमें भी तीन पावर रहती है। आप देखो यहाँ पे क्या रहता है, करंट ये वोल्टेज हमने इसको रेफर्ड पर रखा हमने। ठीक है। और इसकी करंट क्या रहेगी, 90 डिग्री पीछे चलेगी। तो इसको लेगिंग बोलेंगे हम, 90 डिग्री पीछे है तो ये जीरो लेगिंग पे काम करेगा। ये एक्टिव पावर हो गया हमारे पास। ठीक है। एक्टिव पावर किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होगा जब वो पावर फैक्टर हमारा जीरो रहेगा, तो cos फाई का मान जीरो होने पे ये जीरो हो जाएगा। अपेरेंट पावर वी ए। ठीक है। और रिएक्टिव पावर ये आ गए। ठीक है। प्योर प्योर कैपेसिटर अगर रहता है तो इसके ऊपर भी हम एनालिसिस करते, प्योर कैपेसिटर इस तरह से रहेगा। कैपेसिटर अपने एक्रॉस होने वाले वोल्टेज के चेंज का विरोध करेगा। किसका,
वोल्टेज के चेंज का विरोध करता है। इसको हम लिखेंगे I बराबर होता है ये C dV बाई dt। एक्स सी कैपेसिटिव रेक्टेंस, यह कैपेसिटर का वह कंटेंट है जो करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। कैपेसिटर का कौन सा कंटेंट है जो कि करंट के फ्लो होने का विरोध करता है? कैपेसिटर का कौन सा? ये एक्स सी है। इसको हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं, या फिर 1/2π f c भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखना ये बातें। ठीक है, I बराबर सी डीवी डी टी होता है। ठीक, इसको हम भी समाकलन करा तो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट में आ, ये वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। उसके बाद अगर हम इसके डायग्राम बात करेंगे फेज डिफरेंस की, तो ये हमारे पास करंट है, इसमें क्या रहता, अचानक जाएगा तो ये 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज से। ठीक है, तो ये जीरो लीडिंग बोलते हैं हम इसको। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लीडिंग रहेगा। और इसमें भी पावर कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। एक्टिव पावर, एपरेंट पावर रहेगा इसमें, और रिएक्टिव पावर रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। अब देखो, हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस में ये फेज डिफरेंस जीरो है और यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। लेकिन इंडक्टेंस में क्या है? इसमें इंडक्टेंस में 90 तो जीरो लेगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है। किसमें? जीरो लेगिंग पे काम कर रहा है। 90 जीरो पावर फैक्टर लोड पर। रेजिस्टेंस प्रतिरोध और एक्सएल इंडक्टेंस रिएक्टेंस रहेगा। एक्सएल इंडक्टिव रेक्टेंस होता है और ये कैपेसिटिव रेक्टेंस होता है, यूनिट ओम में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सब्सटेंस, सब्सटेंस की हम बात करेंगे। बी बराबर हो जाएगा 1/एक्स एल, या बराबर में एक्स सी होगा। इसकी यूनिट क्या है? मोह होगी। यह तभी वैलिड होंगे जब ये अकेले अकेले दिए होंगे तो। ठीक है, अकेला अकेला रहेगा ना, तो ये वैलिड में माना जाएगा। एक साथ में नहीं मानेंगे इसको हम। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये कैपेसिटर के लिए है, इसको ध्यान है। कैपेसिटर का ऑपोजिट ये क्या है? सब्सटेंस। आगे हम पढ़ेंगे इम्पीडेंस होता क्या है। इम्पीडेंस की बात करेंगे। इम्पीडेंस वो होता है जिस प्रकार रेजिस्टेंस है ये डीसी के लिए हम पढ़ते हैं इसको। डीसी के लिए जो कि करंट पे बहाव का विरोध करता है। लेकिन अगर एसी की बात करेंगे, एसी में करंट के प्रवाह का विरोध करेंगे, उसका हम इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, जो कि इम्पीडेंस कहलाता है। क्या है? इट्स एफर्ट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एसी। ठीक है, इन एसी जेड से हम इसका यूनिट ओम होती है। ठीक है, और जेड जब रहेगा इसमें किन किन कारणों से होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस रहता है, कैपेसिटर रहेगा, उसके बाद फिर इंडक्टर नहीं ये रहेगा, आर एल एंड सी। इनके कारण, सभी के कारण जो रेजिस्टेंस रहेगा, ये रेजिस्टेंस तो रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, इसको ध्यान देना। अब बात करेंगे हम एडमिटेंस से। एडमिटेंस क्या होता है? इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसे हम वाई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी यूनिट मोह होती है। मोह होती वाई बराबर होता है जी प्लस माइनस बी होगा। ठीक है, वाई कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस। इसके कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, इसे भी कर लेते हैं। एक परिपथ में प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है, दिया है। परिपथ का कंडक्टेंस बताइए। ठीक है, 1/10 करेंगे हम। ठीक है, तो पॉइंट करा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये से कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास मोह। ठीक है, और अगर एक्स एल का मान कितना दिया है? एक्स सी का मान है ना 5 है, तो ससेप्टेंस निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 1/5 करेंगे, पॉइंट करा, और यहाँ जीरो तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ये भी मोह में आएगा। किसी परिपथ में इम्पीडेंस ये होगा, दिया जाता है, तो उस परिपथ में कंडक्टेंस और ससेप्टेंस बताइए। ठीक है, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, तो ये हमारे पास क्या है? इम्पीडेंस है, और हम कंडक्टेंस है, तो ये माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, तो y का मान निकालने के लिए 1/z होता है, तो z का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/3 प्लस
4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें गुना करेंगे हम, इसका ऑपोजिट अगर इसका मान निकालेंगे 3 - 4 एंड 3 - J4। ठीक है, अगर हम इसका इसमें गुना कर दिए तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर में 3 - 4 बटे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9, और जेड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16। ठीक है, तो 3 बटे हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25। ठीक है, -J4 25, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब J4 जो है माइनस का, और इसको हम प्लस में कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी परिपथ में हम y हमारे पास मान दिया है, ये दिया है, तो परिपथ में कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और रेजिस्टेंस हमें देखना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे जिस प्रकार से हम इसमें करें। जेड का अपोजिट करा, इसमें ये माइनस का था, इसको प्लस में कर दिया, इसका स्क्वायर करा। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर करके डायरेक्टली यहाँ पे आ गए ये हमारे पास। ठीक है, दोनों को ऐड करा हमने तो ये हमारे पास है, एक एक बटे में हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। रेक्टेंगल रेक्टेंगल फॉर्म को हम देखेंगे तो जेड बराबर होता है R + J XL, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म है। रेक्टेंगल फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, और पोलर फॉर्म जेड बराबर होगा जेड एंगल रहेगा जो भी हो। ठीक है, जो एंगल है वो हाई बराबर क्या रहेगा, 10 इनवर्स 4, 4/3, ये हमारे पास है क्या है, XL/R होता है इसको निकालने के लिए। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। पोलर फॉर्म में इसको हमें करना है तो ये हमारे पास इसका यूज करके पोलर फॉर्म में बदल देंगे, और इसमें दिया रहेगा तो हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप, रेक्टेंगल फॉर्म में इसको चेंज करना है तो ये हमारे पास स्क्वायर में करो इसको, तो 55 25 ये 3 9 34, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 34 सही। अगर हम ट्रेंगुलर में निकालेंगे 3/5, तो ये हमारे पास 10 का मान आ गया, तो ये हमारे पास 10 ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीरीज में ये है, इम्पीडेंस ये है, इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको और इसको दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर ये और ये, इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और 5 8, ये 3 है ना, 3 और 5, और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। अलग अलग ये हमें मेथड दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब सीरीज में आरएल आरएल की बात करेंगे हम, आरएल सर्किट क्या होता है, तो ये हमारे पास हो गया आर और ये हो गया एल। यहाँ पे वोल्टेज जब करंट देंगे तो यहाँ पे भी करंट आएगी तो वोल्टेज वी आर ड्रॉप होगा और वी एल यहाँ पे ड्रॉप होगा। ठीक है, जेड बराबर हम लिख सकते हैं V/I, जेड का मान पूरा हमें वोल्टेज का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, वेक्टर किसी निर्धारित दिशा में किसी क्वांटिटी का मान होता है, तो किसी क्वांटिटी का मान कैसा रहेगा, तो देखो V बराबर होगा IR + IJ XL, IR XL। ठीक है, करंट इधर आएगा तो ये करंट आ गया हमारे पास, R + XL, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर जेड का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पूरा जेड का मान निकालने का फार्मूला हो गया, और ये कौन का मान निकाल लेंगे। सीरीज आरसी आरसी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर के साथ जुड़ा। कैपेसिटर में एक्स सी हमारा रेजिस्टेंस आता है, और इसका मान -Z ओमेगा सी, और ओमेगा का मान 2πf होता है, तो यहाँ पर इसको रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये हमारे पास VC होगा, और VR यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना हमें। और यहाँ पे जो करंट रहेगी वो आगे चलेगी। ठीक है, किससे, वोल्टेज से आगे कुछ ना कुछ रहेगी, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे वो वर्क करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा हमारा, देखो
कुछ और इतना है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। यहाँ तक हमने देख लिया। देखते हैं अभी कितना तक हो गया। 40 का हो गया है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को रोकूंगा यहाँ पे, और उसके बाद दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा और इसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। ताकि मैं ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। इसको मैं पार्ट 1 दे दूंगा और पार्ट 2 ऐसी सीरीज दे दूंगा अगला वीडियो, ठीक है, ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। और शॉर्ट रिवीजन में अगर आपके पास कम समय है तो इसका स्पीड बढ़ाकर आप देख लें, और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि जितने भी तैयारी करें उनको भी ये बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, कंटिन्यू रिवीजन करें और आगे बढ़ें, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।